हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। हर बार मैं आती हूँ लाइव पे और यही क्वेश्चन करती हूँ आप लोगों से कि कैसे हैं आप लोग। वैसे आज सारे ही लोग अच्छे होंगे। महाशिवरात्रि के दिन कौन अच्छा नहीं होता है। तो पहले तो मैं आप सबको बहुत बहुत बधाइयाँ देती हूँ महाशिवरात्रि के लिए। आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएँ अंजुमन प्रकाशन की ओर से महाशिवरात्रि की। तो चलिए अब हमारे लाइव इंटरेक्शन की तरफ बढ़ते हैं। हमारे आज के ऑथर मिस्टर कपिल कुमार श्रीवास्तव जी अपनी बुक के लाइव इंटरेक्शन के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं। उनकी किताब का नाम हवेली का अद्भुत रहस्य। तो चलिए हमारे गेस्ट को इनवाइट करते हैं और उनसे ही आगे उनकी बुक के बारे में जानते हैं और उनके बारे में जानते हैं। सर, मैंने आपको इनवाइट सेंड कर दिया है। ओके। गुड हेलो। इवनिंग सर। सर, गुड आपका इवनिंग। वीडियो गुड नहीं क्लियर है। वीडियो इवनिंग। वीडियो क्लियर। कुछ वाइट ब्लैंक सा आ रहा है। फोन ऐसा कहीं जगह पे रखा है क्या? आई थिंक कुछ नेटवर्क इशू हो गया होगा। मैं फिर से आपको ज्वाइन करवाती हूँ सर। मैंने आपको रिक्वेस्ट सेंड की है, उसे एक्सेप्ट करिए। Okay. जी, आया क्लियर? जी, एकदम क्लियर है सर। आपको मेरी आवाज ये प्रॉपर आ रही है? प्रॉपर आवाज आ रही है आपकी। जी। तो कैसे हैं सर आपकी आवाज आप? बहुत अच्छे हैं। आप कैसे हैं? आप कैसे हैं? महाशिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। जी, मैं भी बहुत अच्छी हूँ सर। महाशिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। सभी लोगों को महाशिवरात्रि की हार्दिक हमारी तरफ से शुभकामनाएं। और जितने व्यूवर्स हैं उन्हें शुभकामनाएं। आपका पब्लिकेशन, जितनी टीम है आपकी, जितना वर्क करते हैं नए ऑथर्स को प्रमोट करने के लिए, बुक्स प्रकाशित करते हैं, सभी लोग को हमारी तरफ से धन्यवाद। जी। तो सर, जी। जैसा कि हम आपकी जी। किताब के बारे में जानते हैं, आपकी एक पुस्तक हमारे यहाँ से प्रकाशित हो चुकी है, हवेली का अद्भुत रहस्य। तो हमें अपनी पुस्तक के बारे में और कुछ आगे बताइए सर, और हमारे व्यूअर्स को। एक्चुअल में हवेली का अद्भुत रहस्य आपके यहाँ से प्रकाशित होने के पूर्व हमारी कई पुस्तकें प्रकाशित हुई हैं। इसके पूर्व करीब 4 पुस्तक और प्रकाशित हुई हैं, जिसमें एक अधूरी पहेली है, एक मर्यादा है, एक लहराता आंचल है। इसके पूर्व हम थोड़ा सा खेद व्यक्त करेंगे कि हमारा अंजुमन से नहीं हो पाया, संबंध नहीं हो पाया, प्रकाशन हमारा अंजुमन से इसके पूर्व नहीं हो पाया, अन्य प्रकाशक प्रकाशन से हमारा हुआ। लेकिन जब अंजुमन से हमारा प्रकाशन हुआ और जो पुस्तक हमारी आई है हवेली का अद्भुत रहस्य, तो बहुत अच्छी तरीके से, बहुत अच्छी, बड़ी सुंदर पुस्तक बना के आप लोगों ने सामने रखा है, और इसके लिए पुनः आपको धन्यवाद आपकी टीम। जी। धन्यवाद सर, काफी बहुत बहुत शुक्रिया आपका। ऐसा रिव्यू हमें बहुत अच्छा लगा। तो सर, आपकी ये जी। पुस्तक, तो हम जैसे कि जानते हैं कि आपकी किताब एक स्टोरी बेस्ड है। तो आप हमें जी। अपनी पुस्तक के बारे में कुछ बताइए सर, कि इसमें क्या कहानियां हैं और क्या आप जी। उसमें। ये हवेली का अद्भुत रहस्य जो कहानी संग्रह आपके यहाँ से प्रकाशित हुआ है, इसमें 6 स्टोरीज, 6 कहानियां हैं, जिसमें 2 कहानी ये रहस्य से, इसमें मिस्ट्री छुपी हुई है, रहस्य है। और इसके बाद हमारी सोशल बुक, जो हमारी एक टुकड़ा रोटी, इसमें जो आपकी 3rd नंबर पे स्टोरी हमारी है, उसमें सामाजिक चीजें हैं। फिर प्रश्न चिन्ह, वो सामाजिक एक साहित्यकार का उसमें जीवन दर्शाया गया है कि साहित्यकार साहित्य लेखन में अपना सब कुछ वो लगा देता है, उसके एवज में उसको रिटर्न में क्या मिलता है। उसके रिटर्न में साहित्यकार को कुछ भी नहीं मिलता। इस कहानी के अंदर जो संघर्ष हमारे साहित्यकार, एक हमारा जो पात्र है, किरदार है अमूल नाथ, उन्होंने पूरा जीवन अपना साहित्य में लगा दिया। लास्ट टाइम पर मरणोपरांत उनकी एक पुस्तक प्रकाशित होती है, फिर वो ख्याति प्राप्त करते हैं, फिर उनको वो दर्जा मिलता है, लेकिन पूरे जीवन में वो संघर्ष ही करते रहते, स्ट्रगल ही करते रहते, जो एक ऑथर के जीवन में वास्तविक रूप में ये चीजें हैं।
जो पहली स्टोरी हमारी इस बुक की है, हवेली का अद्भुत रहस्य, ये हर उम्र के लोगों को पसंद आएगी, मेरा विश्वास है। हवेली होती है, हवेली में रहस्य होते हैं, एक बड़ा खजाना टाइप का उसमें होता है। उसका एक एक लॉकर होता है खूब बड़ा सा हवेली के अंदर, पुरानी हवेली राजा महाराजाओं की जो हुआ करती थी, तो उसे एक चाबी नंबर पर्टिकुलर है, उसकी तलाश में इंस्पेक्टर अलंकार होते हैं, हमारे एक पात्र है ना इसका स्टोरी के। तो वो वहां तक पहुंचते हैं, पहुंचते पहुंचते स्टेप बाय स्टेप उनको कितना स्ट्रगल करना पड़ता है, इवेंचुअली अंततः जब वो वहां तक पहुंचते हैं, और बीच में किसी भी पेज पे ऐसा नहीं है कि इस स्टोरी का एंड पाठक हमारे जान पाए, ऐसा नहीं है। एंड आखिर पन्ना जब आप पढ़ेंगे तब आपको कंक्लूजन मिलेगा कि इस स्टोरी में एक्चुअल है क्या। ये तो पहली स्टोरी हो गई जो जो टाइटल हमारा हवेली का अद्भुत रहस्य बना। सेकंड, मेरा इंसाफ में पुलिस इंस्पेक्टर होते हैं। ड्रग्स का इसमें सारा इन्वॉल्वमेंट होता है, ड्रग्स का कैसे रैकेट चलता है, कैसे क्या होता है, कैसे ड्रग्स में संलिप्त होकर के हमारी नई पीढ़ी परेशान होती है, तबाह बर्बाद होती है। इस मुद्दे को उठाने का इसमें प्रयास हमारी ओर से एक लेखक के तौर पे किया गया है। और फिर जब सारा सिस्टम कुछ सहयोग नहीं करता है, हमारे पुलिस ऑफिसर्स भी हमारा सपोर्ट नहीं करते, वो ड्रग्स माफियाओं के साथ चले जाते हैं, तो एक इसमें पुलिस इंस्पेक्टर ही होते हैं जो अपनी वर्दी को उतार देते हैं, व्यक्तिगत रूप से वो इंसाफ दिलाने का प्रयास करते हैं, जो गलत होता है, ऐसा नहीं करना चाहिए। खुद पे वो एक टार्चर रूम बनाते हैं, फिर अपराधियों को पकड़ते हैं, उन्हें सजा देते हैं, लास्ट में उनको भी कोर्ट सजा देती है कि ये आपकी ड्यूटी नहीं थी, आपने गलत किया। लेकिन ये समाज में बताने की चेष्टा लेखक के द्वारा की गई है कि ये चीजें गलत है, समाज में नहीं होनी चाहिए। अब तीसरी स्टोरी पे आप आइए। तीसरी स्टोरी एक टुकड़ा रोटी हमारी है। एक टुकड़ा रोटी में गरीबी, एक मूर्तिकार होता है हमारा, उसका पात्र है हमारा हेमचंद्र। वो मूर्तियां बनाता है, मूर्तियां बेचता है। आज गया, मूर्ति सारी इकट्ठी की, ढेर लगाई, शाम को जब लौटा, शाम को परिवार वाले बड़ा अपेक्षा करते हैं कि कुछ पैसा लाए होंगे, कुछ मूर्तियां बिकी होंगी, तो कुछ भी नहीं, वो बोले कुछ नहीं, मैं निहत्था खाली हाथ लौटा। सेकेंड डे होता, थर्ड डे होता है, उसके घर में उनके कुछ नहीं, बेटी बेटे और परिवार सब भूखों मरने की स्थिति में होते हैं। तो एक बनिया के पास जाता है कि थोड़ा सा हमें आटा दे दो, थोड़ा सा हमें वो नमक दे दो। तो इस तरीके से फिर वो कहते हैं नहीं, हम उधार नहीं देंगे, पहले का काफी बकाया है, आप ऐसा करें कि कोई मूर्ति ले आए। तो एक बहुत सी सुंदर भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति लेके जाते हैं, उसके एवज में थोड़ा सा लाते हैं। संघर्ष होते होते करते बहुत परेशान हो जाते हैं। एक दिन हेमचंद जी तो अपनी सारी मूर्तियां तार तार कर देते हैं, सड़क के किनारे बैठे होते हैं, सब तोड़ डालते हैं, घर लौटते हैं, कुछ भी नहीं उनके पास होता है। इसी बीच में घटना होती है, एक व्यक्ति आते हैं, कार से उतरते हैं, हेमचंद को पूछते हैं, वो स्वयं अपना नाम नहीं बताते हैं। हेमचंद जो पात्र हैं, जो मूर्तिकार होते हैं, वो ढूंढते हुए उनके घर तक पहुंचते हैं, बड़े आदमी होते हैं, तो वो जाने के लिए साथ में नहीं तैयार होते, कहते हैं हमारी एक पत्नी का आपको वो बनाना, स्टेचू बनाना है, वो हम लगाएंगे, हमारी पत्नी दुनिया में नहीं रही। खैर उनकी अब हेमचंद जी की पत्नी उनको भेजती है, फिर वो जाते हैं, रात भर मूर्ति बनाते हैं, भूखे होते हैं हेमचंद जी, लेकिन उस मूर्ति में वो पूरे पूरे प्राण संजोते हैं, पूरा प्रयास करते हैं ये मूर्ति एकदम सजीव तैयार हो, और खुद के पेट में उनके भोजन नहीं होता है। अब जब मूर्ति तैयार हो जाती है, उनको पैसे मिलते हैं, खाने के लिए मिठाई वगैरह वो देता है व्यक्ति। जब वो घर लेके जाते हैं तो वहां देखते हैं कि बाहर बहुत भीड़ लगी है, वहां पे उनकी बेटी भूख से मर जाती है, चंपी उस पात्र का नाम होता है। तब उनके लिए वो पैसा भी मीनिंगलेस हो जाता है, वो मिठाई भी मीनिंगलेस हो जाती है, जिसके इंतजार में बच्चे सो रहे होते हैं। अब इसके बाद की स्टोरी हमारी है स्पर्श कहानी, मैंने लिखी है। ये प्रेम कथात्मक कहानी है, दो हमारी, बहुत देर कर दी, और इस पर दो प्रेम कथाएं हमारी कहानियां हैं, जिसमें स्पर्श का मतलब सिर्फ इतना दिया गया है कि अगर हम किसी व्यक्ति से प्रेम करते हैं तो उसके स्पर्श की आवश्यकता नहीं, केवल अनुभूति की आवश्यकता है। इसमें ये दर्शाने की चेष्टा की गई है, और बहुत देर कर दी, ये तो बड़ा एक पॉपुलर सी चीजें हैं, समाज में भी हैं कि अगर हमें किसी से कुछ कहना है तो समय से पूर्व कह दें, ऐसा ना हो जब हम कहें तो चीजें देर हो जाए। तो इस कहानी जिस ढंग से लिखा गया है, जो साहित्यिक परिवेश देने की जो रचना लिखने में जो प्रयास किया गया, ये पढ़ने की बात होती है जी। सर, तो जैसा कि आपने कहा कि किसी चीज को अगर कहना है तो उसे समय के अंतर्गत ही कह दें, समय निकल जाने के बाद बिल्कुल। उस बात का कोई वैल्यू नहीं होता है। ये बात बहुत खूब सर कही आपने। तो जैसे कि जी आपने हमें अपनी स्टोरी के बारे में बताया कि इसकी पहली स्टोरी हवेली का अद्भुत रहस्य, फिर मेरा अपराध, और जितनी भी स्टोरीज के बारे में आपने हमें बताया,
तो जी जी उनमें से जिन उन स्टोरीज के जो कैरेक्टर्स हैं जिनके बारे में जी आपने हमें अभी थोड़ी देर पहले बताया था, उन कैरेक्टर्स जी। में से ऐसा कोई एक कैरेक्टर जो सर आपके दिल के बहुत करीब हो, आप उसे बहुत मतलब लगते हैं कि हाँ मुझे ये कैरेक्टर से बहुत उम्मीद है, ये इस कैरेक्टर को पढ़ के हमारे व्यूअर्स के अंदर कुछ ऐसी बातें आएंगी, हाँ, तो वो हमें इस एग्जैक्टली। कैरेक्टर के बारे में भी बताएं। जी, हमारी दो कहानियां हैं, जो शुरुआत में दो कहानियां, उसमें अलंकार कैरेक्टर है जो पुलिस इंस्पेक्टर बनाने की कोशिश की गई, रिपीट किया गया है पुलिस इंस्पेक्टर। तो जिस तरह से पुलिस इंस्पेक्टर का बिहेवियर है, जो वो करते हैं और जो वो सिस्टम के साथ लड़ते हैं, जो उन्होंने किया है, हम समझते हैं अगर उस किरदार में हम अपने आप उस किरदार में हम अगर प्रवेश कर जाएं तो बहुत बेहतर होगा। और समाज को यही हम बताना चाह रहे हैं जो अलंकार ने हमारी इन कहानियों में किया है। वो चरित्र बहुत बहुत चुकौती का चरित्र है और मैं उसको बहुत पसंद करता हूँ। जी तो सर जैसे कि अभी हमने सबके सारी स्टोरीज के बारे में आपने हमें शॉर्ट डिस्क्रिप्शन दिया और हम जी सुन ही रहे हैं, आपकी सारी स्टोरीज जो बेस्ड हैं वो सोशल इश्यूज के ऊपर थोड़ी थोड़ी बेस्ड हैं। तो ये जी 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 जो सोशल इश्यूज को आपने अपनी किताब में और अपनी कहानियों में आगे लाया है, इसका कोई एक्सपीरियंस और जी। इसका कोई मोटिव जो आप चाहते हो कि हमारे व्यूअर्स तक ऐसा संदेश पहुंचे, तो उसके बारे में भी हमें बताएं। जैसा हम सब ने पढ़ा है, साहित्य समाज का दर्पण है। हम लाते कहाँ से हैं? हम आप ही लोग के बीच से निकालते हैं। हम समाज में जहाँ उठते हैं, बैठते हैं, हमें स्टोरीज तो वहीं से मिल जाती हैं, हमें सब्जेक्ट वहीं से मिलते हैं। इसके पूर्व हम थोड़ा सा और आपको बताना चाहेंगे। इस चीज के पूर्व कि मैं जब 11th क्लास में था तब मैंने स्टोरीज लिखी हैं। मैंने उपन्यास सबसे पहला 11वीं क्लास में, मैं वही 18 की उम्र के अंदर था जब मैंने पहला उपन्यास लिखा, अधूरी पहेली। और उस 4 उपन्यास उसी तारतम्य में लिखते चले गए। फिर इंटरमीडिएट पास किया, फिर अपनी पढ़ाई लिखाई में लग गए। तो कोई बहुत बड़ा तजुर्बा मेरे पास उस समय नहीं था जब मैंने ये सब कुछ लिखा। लेकिन डे बाय डे जो समाज में हम पाते गए और उसको हम लिखते गए, वहीं से हमें एक्सपीरियंसेस मिलते गए। उसी को मैंने कलमबद्ध किया और वही मैंने लिखा। जो समाज से ग्रहण किया उसको ही कलमबद्ध किया। तो जो सर जैसे समाज कि में आपकी जी जी सर बताएं। आप कहिए, आप कहिए। जो चीजें समाज में व्याप्त हैं, जो बुराइयां समाज में व्याप्त हैं, उन बुराइयों को शट आउट करने के लिए, उन बुराइयों को दूर करने के लिए, जो नई पीढ़ी उन बुराइयों में ना जाए, उनको बचाने के लिए इन सब चीजों को लिखने का प्रयास किया गया है। इन कहानियों के माध्यम से ये मैसेज देने की कोशिश की गई है समाज तो सर जैसे कि आपने को। जी अपना मैसेज के बारे में हमें बताया कि आपने ये चीजें लोगों तक पहुंचाने का प्रयास किया है, कोई जी ऐसे व्यूअर और कोई ऐसा रीडर जैसे कि जो आपकी किताब और पुस्तक पढ़ने के बाद आपको फीडबैक जिससे किसी अपने रीडर्स से मिला हो, तो हमें उस फीडबैक के बारे में बताइए जो सुन के आपको लगा हो कि हमारी पुस्तक लिखना सफल हो गया है। जी। मैं बहुत पुरानी घटना बता रहा हूँ। मैंने इंटर नहीं पास किया था, मैं 11th क्लास में था। एक कोई ऑफिसर हमारे घर के बगल में, मैंने अपना परिचय शुरुआत में नहीं दिया है। मैं महमूदाबाद से हूँ, सीतापुर जनपद की एक तहसील है महमूदाबाद। मेरा नाम है कपिल कुमार श्रीवास्तव। मैं माननीय उच्च न्यायालय जी, लखनऊ में अभी हम वकालत इसी बात करता पे हूँ। आ रहे हैं। जी, ये अभी इंट्रोडक्शन हम अभी इसी हुआ बात नहीं पे है आ मेरा। रहे हैं। जी जी, अच्छा अभी अच्छा हम अच्छा, थोड़ी देर इसके में बाद। आते हैं। जी जरूर जरूर जरूर। सर, आप कंटिन्यू करिए, आपका कंटिन्यू क्वेश्चन करिए। क्वेश्चन रिपीट करें, आप क्वेश्चन रिपीट करें, दोबारा से सर क्वेश्चन करें आप। क्वेश्चन तो ये था कि फीडबैक जो आपका मतलब जो रीडर्स से आपसे फीडबैक मिलते हैं। रीडर्स से जो फीडबैक मिलते हैं, तो मैं वो जो बता रहा था कि एक अधिकारी रहा करते थे। मैं बहुत छोटा था, 12वीं क्लास के अंदर था, 11th में था। तो उन्होंने एक मेरी करीब पौने 200 पन्ने की उपन्यास थी, वो अधूरी पहेली, मेरी प्रकाशित हुई है अभी इस समय पे। तो जब उन्होंने उसको पूरा पढ़ा तो बोले, तुम्हारे दिमाग में ये सब कैसे आता है, तुम तो बहुत छोटे हो, चीजें आती जी किधर से हैं? तो हमने कहा कोई देता है, मैं लिख देता हूँ, मैं तो सर्वेंट हूँ, मैं तो कलम उठाता हूँ लिख देता हूँ, मुझे कुछ पता नहीं चलता मैं किधर से क्या लाता हूँ। लाने वाली उम्र भी मेरी उस समय नहीं थी। तो फीडबैक तो जो भी मिले हैं पॉजिटिव मिले हैं। और बाकी आप लोग के व्यूवर्स पढ़ेंगे तो फीडबैक वो और भविष्य में देंगे। फीडबैक हमें ठीक मिलते हैं, जी, फीडबैक जरूर अच्छे सर, मिलते ऐसे फीडबैक अच्छे ही फीडबैक आपको मिलते रहेंगे सर, किताब आपकी ये हैं। आगे बहुत आगे तक जाएगी। तो हम धन्यवाद। ये
जाना है। सर मेरी आवाज प्रॉपर आ रही है? नहीं, कट गई बीच में। अब जी, ठीक है? पूछें। जी। जी। तो सर जैसा कि हम जानते हैं कि आप पुस्तक और कहानी संग्रह लिखते हैं, पुस्तक के जॉनरास आप कहानी संग्रह में लिखना पसंद करते हैं। किसी और जॉनरा में जी, या किसी और विधान में भी आपने अभी तक लिखा है तो हमें उसके बारे में, अपनी इंटरेस्ट के बारे में बताइए सर। विधा एक ही है मेरे पास। विधा केवल गद्य विधा है हमारी, जिसमें मैंने उपन्यास और कहानियां लिखी हैं। किसी अन्य विधा पे मेरे पास पकड़ नहीं है। किसी अन्य विधा पे अगर थोड़ा बहुत लिखा भी है तो उसको मैं ना लिखने के बराबर मानता हूँ। उस पे चर्चा करना बहुत उचित नहीं समझता हूँ, क्योंकि उसमें मैं पास नहीं हुआ। उस विधा पे, काव्य विधा पे। अब मेरा बैकग्राउंड थोड़ा ऐसा ही है। मेरे पिताजी महमूदाबाद इंटर कॉलेज में प्रिंसिपल थे और बहुत उच्च कोटि के साहित्यकार थे। काव्य संग्रह उनकी बहुत अच्छी अच्छी चीजें आई हैं, और गोपाल दास नीरज जी के साथ के रहे हैं। वो उनके साथ उन्होंने मंचों पे कविताएं पढ़ी हैं। मैं उन्हीं का बेटा हूँ। मृगेश जी उनका टाइटल है, मृगेश। स्वर्गीय जगदीश कुमार श्रीवास्तव दुनिया में नहीं है। वो बहुत उच्च कोटि का साहित्य लिख के गए हैं, लेकिन मैं काव्य नहीं लिख पाया। ये मुझे दर्द है। मैं काव्य नहीं लिख पाया, मैं गद्य में ही रह गया। जी। सर पांचों उंगलियां बराबर नहीं होती हैं, हर इंसान अपने अपने जॉनरा जी, में परफेक्ट होना चाहिए। जी, 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 सर तो जैसे कि जी। आपने हमें अभी बताया कि आपकी 4 पुस्तक प्रकाशित हो चुकी है, जब आपकी पहली पुस्तक प्रकाशित होने के लिए गई होगी, या आपने कैसे सोचा कि आपको एक कोई पुस्तक, आप जो चीजें लिख रहे हैं आप उसे प्रकाशित भी करवाना चाहिए? ये आइडिया और ये सारी चीजें आपके दिमाग में कैसे आई? ये बहुत बड़ा बिंदु है, ये बहुत बड़ा सवाल भी है। एक्चुअल में ये वेदना रही है। जब मैंने लिखा इंटरमीडिएट के पहले, तो मैं सोचा करता था ये साहित्य कैसे लिखा जाता है, चीजें कैसे होती हैं, कैसे किताबें छपती हैं। उस समय मैं मुंशी प्रेमचंद जी को काफी पढ़ता था। मुंशी प्रेमचंद जी को मैं फॉलो भी बहुत करता था। बहुत अच्छे लगते थे मुंशी प्रेमचंद जी, जैसा भी उन्होंने लिखा। या काव्य में अगर देखे तो निराला जी को कैसे लिखा। तो इसके लिए मैं जो भी लिखा, मैं दिल्ली में जब जॉब करने गया, ग्रेजुएशन करने के बाद जब मैं लॉ कर रहा था, तो वहां पे गया, सब प्रकाशकों के पास जाता था, तो लोग कहते थे आपने लिखा तो बेटा बहुत बढ़िया है, लेकिन ये आपके नाम से नहीं छप पाएगा। तो वो जो नाम वाली चीज थी, वो चीज मेरे साथ नहीं जुड़ पाई। और छापने के लिए तैयार थे, लेकिन मेरा नाम बदल देने के लिए थे। वो उस टाइम पे चीजें अगर छपती तो बहुत आगे ले जाती, लेकिन वो समय, वो दौर और था। मैं बड़े बड़े साहित्यकारों के पास गया, नाम लेना बहुत उचित नहीं है, क्योंकि उसके कोई हमारे पास प्रमाण नहीं है। तो नहीं हो पाया चीजें। वही लॉकडाउन, ये जो लॉकडाउन आया, ये बहुत बुरा दौर था। हम इस पे कुछ थोड़ा बहुत लिखे भी हैं। बहुत बुरे दौर से हम लोग गुजरे। तो यही हुआ कि अब थोड़ा सा साहित्य पे देखें क्या लिखा है हमने पहले, ये करने लगे। फिर थोड़ा सा प्रकाशक भी हमारे उस पे आ गए। तो और प्रकाशक आए, एक बुक रीवर करके हैं या लोकोदय हैं। इन लोगों ने हमारा प्रकाशन किया। लेकिन जो स्टैंडर्ड हमको आपके प्रकाशन से मिला, जो पुस्तक जिस क्वालिटी के साथ छापी गई है, तो भाई बातचीत हुई और उसके बाद हमारी अंततः ये पुस्तक आई है, और इससे हम बहुत संतुष्ट हुए हैं। और इस तरीके से इन्होंने हमें, आप लोगों ने ब्रेक दिया और पुस्तक सामने आई है, मेहनत सामने आ गई है। इसके लिए बहुत धन्यवाद धन्यवाद। सर, बहुत मैं बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद सर आपको भी। तो सर ये सारी बातें तो आपकी पुस्तकों की हो गई, आपने कैसे किताबें लिखी, आपकी जर्नी कैसी रही, आपके एक्सपीरियंसेस कैसे रहे, और आपकी जी। सारी चीजें हमारे, अब हमें आप अपने बारे में बताइए और अपने प्रोफेशंस के बारे में भी बताइए सर। हम हमारा नाम तो है ही है, कपिल कुमार श्रीवास्तव। अभी मैंने बताया, मेरे फादर स्वर्गीय जगदीश कुमार श्रीवास्तव महमूदाबाद कॉन्वेंट कॉलेज में प्रधानाचार्य थे, और हिंदी के प्रवक्ता थे हमारे पिताजी। और बहुत उच्च कोटि के साहित्यकार थे। मैं याद करना भूलूंगा नहीं उन्हें दुनिया में। अभी उनका साहित्य भी हो सकता है आपके प्रकाशन के द्वारा प्रकाशित हो। तो वो गोपाल दास नीरज जी जैसी हस्तियों के साथ कविता करने वाले व्यक्ति थे, और बहुत उच्च कोटि का साहित्य उनका। एक्चुअल में मैं करेक्शन टाइप करके नहीं कर पा रहा हूँ, मुझे वो काव्य का ज्ञान नहीं है, ये अधूरापन है। ये पूरा हो जाए तो आपके प्रकाशन पे वो पुस्तकें जाएंगी छपने के लिए। जरूर तो जरूर होगा सर, जरूर। ये मेरा बैकग्राउंड है। अब महमूदाबाद के बारे में थोड़ा सा बताएं। महमूदाबाद में राजा महमूदाबाद का एक किला हुआ करता है। बहुत ऐतिहासिक प्लेस है महमूदाबाद, सीतापुर जनपद में। वहाँ का मेरा जन्म है। मैंने अपने पुस्तक के बैक पे भी दिया हुआ है। तो जी अब घर में साहित्य का थोड़ा सा माहौल था, और महमूदाबाद में भी थोड़ा सा साहित्य का माहौल रहा है।
एक महमूदाबाद में हमारे बीच से निकले हैं राहुल देव जी। राहुल देव जी आलोचक हैं, बहुत उच्च कोटि के आलोचक, हो सकता है आपके यहाँ से भी उनका हुआ हो। मेरी एक पुस्तक उनके पास पहुंची, अधूरी पहेली, तो उस पर जो उन्होंने अपनी टिप्पणी लिखी है, तो एक पुस्तक गुनाहों का देवता, बहुत बड़े साहित्यकार की पुस्तक है, उन्होंने उससे तुलना कर दी। मैंने उनको प्रणाम किया। बहुत छोटे हैं हमसे उम्र में, बहुत बड़े हैं साहित्य क्षेत्र में राहुल जी, तो मैं उनको धन्यवाद आपके माध्यम से देना चाह रहा हूँ। अब उन्होंने चीजें वहीं से फिर आगे बढ़ी, ये बैकग्राउंड है। फिर हम प्रोफेशन का जहाँ तक सवाल है, शुरुआत में सीतापुर डिस्ट्रिक्ट में हमने वकालत शुरू करी। जज बनने की ख्वाहिश में वकील बन के रह गया। वकालत में इसलिए आया कि जज बनने की इच्छा थी, छोटी और सी सर्विसेज थी, नहीं किया, फिर बाद में नहीं हो पाए जज। खैर फिर लिखने का लेकिन क्रम आपको बताना चाहेंगे, हमारा इंटर पास करने के बाद से छूट गया, फिर मैं कुछ नहीं लिख पाया। फिर मैंने तभी लिखा 2020 का, जब ये लॉकडाउन आया है, तब मैंने 2 पुस्तकें लिखी थी। तो जो मैंने पहले लिखा हुआ है वो सारी चीजें मैंने अब छपानी शुरू करी। मैं बिल्कुल अलग हो गया साहित्य से, बीच में कोई साहित्य की सेवा नहीं मैं कर पाया। तो ये सर काफी लोगों का जी टैलेंट लॉकडाउन में ही बाहर आया है। काफी लोगों ने हाँ लॉकडाउन में अपने लिखने की कला को शार्प किया है और लिखा है काफी सारी चीजें, फिर इसे प्रकाशित भी जी करवाया है। तो एक तरीके से जी लॉकडाउन जी किसी के लिए अच्छा भी रहा है और किसी के लिए बुरा भी रहा है। बुरा तो रहा है, लॉकडाउन की अच्छा नहीं बहुत, कहूंगा। जी लॉकडाउन की तो बहुत स्टोरीज हैं। जी। जी तो सर जैसा कि आपने हमें अपने लॉकडाउन स्टोरीज बताई, आप तो स्टोरीज में लिखते भी हैं और ऐसी काफी स्टोरीज रहती होंगी आपके रियल लाइफ और डेली लाइफ में, तो उनके हम्म। बारे में हमें ऐसा कुछ बताइए, कोई ऐसी स्टोरी जो आप हमारे व्यूअर्स के साथ शेयर करना चाहते हो, या कोई एक ऐसी बात जो आप हमें जरूर बताना चाहते हो, तो हमें उसके बारे में कुछ बताइए। एक हमारी पुस्तक हमने तभी लिखी थी, 84 में लिखी थी, जब वही मैंने इंटर पास नहीं किया था। सीतापुर में मैं पढ़ रहा था, आरआरडी इंटर कॉलेज में। एक मर्यादा पुस्तक मेरी है, जो बहुत अच्छी पुस्तक है, पढ़ने वाली है। उस ये वैश्या कैसे बनती है, समाज में कौन सी नारी यहाँ तक जाती है जिन्हें मतलब वैश्या के रूप में उनका जीवन परिवर्तित होता है, मजबूरी बस, लाचारी, बेबसी बस। तो वो चीजें मैंने समाज में कुछ देखी, कुछ कुछ फिल्म्स को मैंने जो देखा, जैसा कि कुछ मुझे समझ में आया। उसके बाद बहुत कम उम्र थी, हमें कोई ज्ञान नहीं था, कोई तजुर्बा नहीं था, तो समाज से टटोला, फिर उस पर लिखा। मर्यादा पुस्तक वो आपके यहाँ से है नहीं प्रकाशित, आप तक है नहीं, पढ़ने योग्य जी। है। तो उसमें एक स्त्री को कितनी कितने कष्ट उठाने पड़ते हैं, कितनी ठोकरें खानी पड़ती हैं, और जो लोग सहानुभूति देने आते हैं, जो लोग सिंपैथी देना चाहते हैं नारी को, एक्चुअल में वो सिंपैथी नहीं दे पाते हैं, वे उनको वहीं पहुंचा देते हैं, उस जगह तक, उस गर्त तक जहां तक एक नारी स्वतः नहीं जाना चाह रही है, नहीं चाहती है कभी। तो इस बुराई को दूर करने के लिए मैंने मर्यादा पुस्तक लिखी थी। उस अवस्था में लिखी थी जब मुझे कुछ इसके बारे में, मुझे कुछ कोई ज्ञान नहीं था, कोई तजुर्बा होने का सवाल ही नहीं था उस उम्र में। जी। तो ये सब सारी चीजें समाज से निकलती है, और समाज आज जो घटित होता है समाज में, वही तो कोई एक लेखक लिखता है। और लिखने पे भी अभी आप अगला क्वेश्चन अगर हमसे कुछ इस पे पूछेंगे तो हम बताएंगे चीजें। तो सारा कुछ स्वतः आता है हृदय में, जो हम लोग लिख डालते हैं। जी। समाज से ही तो सब कुछ सर मिलता है, एवरीथिंग जैसे इज द सोसाइटी। जी, एवरीथिंग इज इन द सोसाइटी। कि जी ऑफ कोर्स, तो सर जैसा कि महिला के और नारी के बारे में बात हो ही रही है और मार्च चल रहा है, तो हमारा फेस्टिवल मंथ स्टार्ट हो ही गया है। अभी वुमेन्स डे आने जी वाला जी। है सर, 8 मार्च को, तो आप स्वागत। वुमेन्स डे के ऊपर कुछ, जी जरूर, वुमेन्स डे के ऊपर कुछ कहना चाहेंगे सर, जो हमारे व्यूअर्स तक एक शॉर्ट मैसेज पहुंचाए। वुमेन्स को तो हम चरण स्पर्श करते हैं, प्रणाम करते हैं, चाहे वो कन्या हो चाहे कोई भी महिला हो, बहुत आदर होता है उसका। और जो वुमेन्स का आदर नहीं करेगा वो व्यक्ति ही नहीं है, और फिर साहित्यकार कहाँ बन पाएगा, साहित्यकार ही नहीं बन सकता है। तो वुमेन्स तो ये तो समझ लीजिए लाइफ लाइन है या बैकबोन है समाज की, ये तो सर्वोपरि है, इनको तो प्रणाम है, सल्यूट है। इनको क्या कहें, शब्द ही कम पड़ जाएंगे, इन्हीं से उत्पत्ति है हमारी। धन्यवाद सर। जी। धन्यवाद सर। बहुत तो सर जैसे कि बहुत आपने आदर कहा, साहित्यकार है। साहित्यकार ही जी नहीं बन पाएंगे। तो सर ऐसी जी। क्या
क्वालिटीज होती हैं, या ऐसा क्या टिप्स आप देना चाहते हैं? साहित्यकार, हमारे काफी ऐसे साहित्यकार होंगे जो अभी हमारे साथ लाइव देख रहे होंगे और जी आपसे जी जी टिप्स चाहते होंगे कि सर, हम आपकी 4 पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी हैं, वो भी चाहते जी होंगे कि जी। उनकी पुस्तकें भी प्रकाशित हों। और तो ऐसी कोई बात जो आप अपनी पुस्तक प्रकाशित करवाते समय आपको लगा होगा कि नहीं, ये नहीं होना चाहिए था, या ऐसी कोई चीजें जो आप हमारे व्यूअर्स को बताना चाहते हो, तो प्लीज हमें उसके बारे में भी बताइए। जी जी जी। देखिए, साहित्यकार को तो आगे बढ़ना चाहिए। एक पीढ़ी साहित्यकारों की जब आगे बढ़ती है, वो लिखना बंद कर देती है, तो दूसरी पीढ़ी अगर नहीं आएगी तो हमारा तो सारा साहित्य का वातावरण ही समाप्त होने लगेगा। तो नए लेखक जो आते हैं तो इनका बहुत मोस्ट वेलकम हम लोग करते हैं। अब हम लोग उम्र के हिसाब से पुराने लेखक हो गए हैं। यूँ तो एक से एक नए लेखक हैं जो बहुत सुंदर लिखते हैं, जिनको हम पढ़ना पसंद करते हैं, उनसे हम उत्साहित प्रोत्साहित होते हैं, उनसे हम इंस्पायर्ड होते हैं। वो बहुत अच्छा लिखते हैं और उन्हें लिखना चाहिए। लेकिन अभी मैंने जो कहा था मैं बताऊंगा, अगला जो भी आपका क्वेश्चन होगा। ये साहित्य हाँ। जबरदस्ती होती नहीं है, चीज जबरदस्ती लिखी नहीं जा सकती है। ये मेरा व्यक्तिगत तजुर्बा है। हालांकि जो व्यूवर्स हैं वो बहुत योग्य हैं, हम योग्य व्यक्ति इतने नहीं हैं, लेकिन साहित्य हृदय से निकलता है। और मैं तो कहता हूँ कि जो हम समाज में देखते हैं वही सारी चीजें माँ सरस्वती हमें डिक्टेट करती है। वही मैं लिखता हूँ। कोई चीज हम चाहें कि हम अभी बैठ करके 4 पन्ने लिख डालेंगे, तो हम 4 लाइन नहीं लिख पाएंगे। तो ये जो जो ऐसा लिखने होता है वाली सर। पीढ़ी है जी, ये फैक्ट ऐसा है। ऐसा ये जरूर सच जीवन होता है, हाँ, ये तो बात। वो चीजें हमें मिलती रहती हैं, हम उसको जैसे नदी का प्रवाह होता है, वही हमारे पास जो विचार होते हैं। एक्चुअल में पहले तो शब्द नहीं मिलेंगे। साहित्यकार के जीवन में होता क्या है, पहले तो हम शब्द अच्छे से लाएं, फिर शब्दों का एक माला तैयार करें, जिसको हम सेंटेंस वाक्य बोलते हैं। उसको जब हम धीरे धीरे पिरो पिरो करके 1 पेज 2 पेज, तो वही तो मेरी पुस्तक तैयार होती है। वो चीजें अगर श्रोता नहीं मिलेंगे, अच्छे अच्छे शब्द नहीं मिलेंगे, तो क्या वाक्य मिलेंगे, फिर क्या हमारी पुस्तक बनेगी। तो ठीक है। और हम लोग के सामने यही होता है, चाहे नया साहित्यकार हो चाहे पुराने हो, तो हमें अच्छे अच्छे समाज में चीजें क्या हैं, हमें सब्जेक्ट ढूंढने चाहिए अच्छे अच्छे से, उस पर लिखना चाहिए। आज की आवश्यकता क्या है समाज को, भाई हमें तो वर्तमान पे क्या लिखना चाहिए। हम आज से 50 साल पहले का लिख डालेंगे तो वो तो इतिहास लिख दिया मैंने। हम समाज को क्या देना चाह रहे हैं, आज के समाज में क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं, उन प्रॉब्लम्स को अगर हम आगे बढ़ाएंगे, हाईलाइट करेंगे, लोगों तक पहुंचेगा, तो लोगों को उसका लाभ मिलेगा। तो इस प्रकार की जो नई पीढ़ी आ रही है जो लिखना चाहती है, नए नए विषयों पे जरूर लिखे, और आप लोग के माध्यम से छपे, उसको हम पढ़ें, हमें ज्ञान मिले इन लोग से। सीखना चाहते हैं, यही चाहते हैं। जरूर सर, जरूर। धन्यवाद सर, ऐसी बात। धन्यवाद सर। जी जी। आप तो सर, जैसे कि जी सर, जैसा कि अभी आपने लिखने के बारे में बताया, तो आपके अभी कुछ फ्यूचर प्रोजेक्ट्स चल रहे होंगे और अभी आप कुछ पुस्तकों पे काम कर रहे होंगे। एक के बारे में तो आपने अभी जी जी थोड़ी देर पहले ही बताया था, तो हमें उसके जी जी बारे जी। में और बताइए सर कि आपके फ्यूचर क्या प्लान्स हैं और उनकी पुस्तकों को कैसे आप आगे प्रकाशित करवाने के बारे में सोच रहे हैं। नहीं, प्रकाशन के लिए 2 पुस्तक हमारे पास इसी लॉकडाउन में, जब हम हृदय से हम लोग दुखी थे, अंदर हम लोगों ने अपने आप को बंद कर रखा था, बाहर की चीजों से बहुत दुखी थे, बहुत परेशान थे। तो ये लॉकडाउन की जो बात आती है, बड़ा दुखद पीरियड था। लॉकडाउन का कोई ये हम सदुपयोग नहीं कहेंगे। हम अपने आप को हम कहीं सदमे में न चले जाएं, चीजों को देख करके इतना दुखी हृदय में थे, तब समय अपना इसी में लगाया कि ये चीजें थोड़ा सा दिमाग इधर से हट जाए मेरा, ताकि मैं कहीं चिंताग्रस्त ना हो जाऊं। तब कुछ लिखा है, पुस्तकें लिखी हैं, वो आपके प्रकाशन तक पहुंचाएंगे, और प्रकाशित कराने का हमारा प्लान है, योजना है। आशा करते हैं सर, जैसा आपका एक्सपेक्टेशंस अद्भुत जी जी हवेली के अद्भुत रहस्य में रहा है, वैसे ही आगे भी प्रकाशन में रहेगा। जी, जरूर जरूर रहेगा। हमें पूरी उम्मीद है, आपके प्रकाशन से बहुत उम्मीद है। आपका प्रकाशन में बहुत अच्छा लगा। जी, प्रकाशन बहुत अच्छा धन्यवाद कार्य सर। करता है, और बहुत प्रकाशन में एक चीज बहुत महत्वपूर्ण होती है, जो करेक्टनेस है, जो जो करेक्शन का वर्क जो लोग करते हैं, जो टीम करती है पब्लिकेशन के पहले, तो वो काम बहुत बड़ा होता है कि हमारे सेंटेंसेस कहीं ऐसा ना हो कि अ, उसमें त्रुटियां रह जाए, अर्थ का अनर्थ पाठक को मिले। तो वो चीजें आपके प्रकाशन में नहीं है, उसमें बड़ा वर्क आप लोग क्या टीम करती है।
एक बार पुनः इस काम के लिए धन्यवाद। धन्यवाद सर, आपके इतने अच्छे रिव्यू के लिए हम बहुत बहुत शुक्रिया, और हमें आपसे बात करके भी काफी अच्छा लगा सर। धन्यवाद हमारे जी, लाइव हमें इंटरेक्शन में जुड़ने के लिए। सर थैंक यू सो हमें भी मच हमारे बहुत लाइव सुंदर लगा। इंटरेक्शन जुड़ने के लिए। थैंक यू, आगे की आपकी थैंक यू। पुस्तकों के लिए हम लोग ऐसे ही लाइव इंटरेक्शन करते रहेंगे सर। थैंक यू सो मच। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। सभी व्यूवर्स को बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने समय दिया है, आपने हमें समय दिया है, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया सर।